वेलकम टू एचआर क्लासेस। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इंडक्शन मोटर जो होती है वो हमारे जो घर के यूज के लिए और इंडस्ट्रीज के यूजेस के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मशीन होती है, क्योंकि बिना इंडक्शन मोटर के आप किसी भी चीज को रोटेट नहीं करा सकते। थोड़ा सा मैं अब आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा और इस चैप्टर के हम ब्रीफली डिटेल में जाएंगे कि आखिर इंडक्शन मोटर बनती कैसे है और इंडक्शन मोटर वर्क कैसे करती है। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ हमारे चैप्टर में। थोड़ा सा इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा कि हमारी जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है, सबसे पहली चीज तो इसका जो डिजाइन होता है बहुत ही ज्यादा सिंपल डिजाइन होता है। और सेकंड पॉइंट ये है कि इसकी जो कॉस्ट पड़ती है हमारे पास, वो बहुत ही ज्यादा कम कॉस्ट पड़ती है। और इसकी जो मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है वो बहुत ही कम, नेग्लिजिबल के बराबर होता है, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस के नाम पे कुछ करना ही नहीं होता है। एक बार मशीन आप इंस्टॉल कर दो, उसके बाद आपकी जो सारी हेडेक खत्म। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारी ये जो मशीन होती है वो 10 मेगावाट पे वर्क करती है। एज वेल एज आप इससे ज्यादा भी इसे वर्क करा सकते हैं, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस काम के लिए अपनी मशीन को यूज में ले रहे हैं। ठीक है। आगे मैं और आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारी ये जो मशीन होती है, ये मशीन लगातार एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट करती है। इसके अंदर जो रोटेशन के अंदर, जिसे हम इंग्लिश में आरपीएम के नाम से भी जानते हैं, राउंड पर मिनट, वो फ्लक्चुएट नहीं करता, क्योंकि ये एसी मोटर होती है और एसी मोटर जो होती है वो थ्री फेज के ऊपर काम करती है। ठीक है। और इसकी जो एनर्जी है, इसका जो आरपीएम है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसके अंदर कितना आउटपुट दिया है, यानी कि कितनी आपने वोल्टेज उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई है, कि कितने एम्पियर का करंट आप मशीन के अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं। ये उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि आपकी मशीन का जो है वो आरपीएम कैसा रहेगा। ठीक है। आगे मैं बच्चों आपको ये समझाना चाहूंगा कि हमारे पास ये जो मशीन है वो मशीन किस तरीके से बनती है, किस तरीके से इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरीके से ये वर्क करती है, उन चीजों के बारे में आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली चीज तो मैं आपको इसके कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण की जब अपन बात करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहीं से है कि ये मशीन आखिरकार बनती कैसे है। ठीक है। जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं मशीन के अंदर, वो दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्टेटर, दूसरा होता है रोटर। स्टेटर के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। ये आपके पास ये जो राइट हैंड साइड जो आप जो एक मशीन देख रहे हैं, ये स्टेटर है। और स्टेटर जो है वो पूरा का पूरा कॉपर के साथ बना होता है, कॉपर। और इसके अंदर ये जो आप जो धारियां देख रहे हैं, ये छोटी छोटी जो धारियां दिख रही है आपको, ये सारी धारियां किस चीज को इंडिकेट करती है, वो इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि आपकी ये जो मशीन है वो बहुत सारे डिवाइडेड छोटे छोटे पार्ट्स के साथ अटैच करने के बाद एक लार्ज फ्रेम को बिल्ड करता है। ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जो आपने जैसे ये फर्स्ट धारी, ये सेकंड धारी, ये थर्ड धारी, फोर्थ धारी, ऐसी बहुत सारी प्लेट्स होती हैं। इन सारी प्लेट्स के अंदर हम एक इंसुलेशन केमिकल मिलाते हैं, और उस इंसुलेशन केमिकल के मिलाने के बाद सारी प्लेट्स को एक साथ अरेंज करते हैं और हाई प्रेशर पे इनको अटैच कर देते हैं, ताकि ये पूरा का पूरा एक सॉलिड फ्रेम बन सके। अच्छा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ये पॉइंट ये हमारे पास ये आता है कि ये जो जॉइंट्स हमने प्रोवाइड करा है, हम पूरा का पूरा एक पूरा का पूरा फ्रेम भी बना सकते थे, पर हमने छोटे छोटे इक्वल छोटे छोटे पार्ट्स में इस फ्रेम को क्यों डिजाइन किया। इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि ये जो मशीन जब वर्क करेगी, वर्क करने के बाद इस मशीन के अंदर से कुछ एनर्जी ऐसी होगी जो लॉसेस के फॉर्म में आउटपुट में जाएगी। जैसे कि हीट एनर्जी के फॉर्म में ये बाहर जाएगी एनर्जी, तो उस हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के लिए इन जॉइंट्स को प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे कि आप अंदर की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम फॉइल है। इस एल्यूमिनियम फॉइल का काम क्या होता है, ये एल्यूमिनियम फॉइल क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराने में हेल्प करती है। वो हेल्प कैसे करेगी, जैसे कि मान लो आपने इस एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही इस कॉइल के अंदर से ट्रेवल होगी, इसके फील्ड, इसके सेंट्रल पार्ट में, जिसको हम कोर पार्ट कहते हैं, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। वो ही मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, हमारे रोटर को घुमाने का काम करता है। तो ये थी हमारे पास स्टेटर की डिस्क्रिप्शन। आगे हम चलते हैं, आपको रोटर के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में भी समझा देते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं हमारे पास लेफ्ट राइट हैंड साइड में, इसको हम बोलते हैं रोटर। ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, जो येलो कलर का जो आपको हमने हाईलाइटेड करके दिखाया हुआ है, ये हमारा मेन काम होता है रोटर का। इसके जो सेंट्रल पार्ट में कोर के अंदर ये जो आप जो देख रहे हैं कि स्टील की रॉड है, इस रॉड को हम कहते हैं शाफ्ट।
यही वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसी शाफ्ट के थ्रू हम जो है हमारी दूसरी मशीनरी को अटैच करते हैं ताकि वो रोटेट हो सके। ठीक है। अब आगे मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि किस तरीके से हमारी सारी की सारी पूरी मशीन को इंस्टॉल करते हैं हम, और इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में आगे अपन डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए अन्य अदर पार्ट्स। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था, एक हमारे पास स्टार्टर होता है जो कि ये रहा, और दूसरी चीज मैंने आपको बता दी थी, एक हमारे पास रूटर होता है जो कि ये रहा। ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। किसके थ्रू करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू। वो मैग्नेटिक फ्लक्स किस चीज को रोटेट करेगा? रोटर को करेगा, जो कि इस मशीन के सेंट्रल कोर पार्ट के अंदर स्टैब्लिश होता है। इसके बाद ये आगे का हमारा जो फ्रेम है, ये मशीन का आगे का पार्ट है। ये जो पीछे का फ्रेम है, ये मशीन के पीछे का पार्ट है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास एक और आता है जिसे हम बोलते हैं कूलिंग फैन। आखिर ये कूलिंग फैन काम क्या करता है और ये किस तरीके से आगे की प्रोसेस को करेगा, वो मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझाना चाहूंगा, ये जो आप वायरिंग बॉक्स देख रहे हैं, इस वायरिंग बॉक्स के थ्रू जो आगे हमने जो वाइंडिंग की है, इस वाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिसिटी के तार अटैच होते हैं। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करोगे, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करोगे, हमारे पास ये जो बाइंडिंग है, ये क्या करेगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक फ्लक्स के कन्वर्ट कन्वर्ट करेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा? इस रोटर को रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। जैसे ही ये रोटर रोटेट होगा, तो कुछ पार्ट तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा रोटर के थ्रू। पर कुछ छोटा सा हिस्सा, एक ऐसा हिस्सा होता है एनर्जी का जो कि दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं हीट एनर्जी के फॉर्म में। अब वो हीट एनर्जी कहाँ जाएगी? वो हीट एनर्जी क्या करेगी? धीरे धीरे हमारे पास ये जो आउटर केस जो मशीन का दिख रहा है, फ्रेम दिख रहा है, वो उस चीज को हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। और एक लास्ट लिमिट ऐसी आ जाएगी कि हमारा जो आउटर केस है इतना गर्म हो जाएगा कि हम इसको छू भी नहीं पाएंगे। इन चीजों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? एक कूलिंग फैन प्रोवाइड कराते हैं। ये कूलिंग फैन का मेन पर्पज क्या होता है? ये कूलिंग फैन क्या करता है? आउटर एयर को इंटर में डालता है। जैसे कि हमारा कूलिंग फैन स्टार्ट होगा, ये कूलिंग फैन स्टार्ट होने के बाद जो एयर आएगी, वो एयर ना कि इसके सेंट्रल कोर में जाएगी, बजाय इसका जो अपर फ्रेम है, अपर फ्रेम के ऊपर आप ये छोटे छोटे जो विंग्स दिख रहे हैं, इन विंग्स से होते हुए उस एयर को पास कराया जाएगा, ताकि ये जो पूरा का पूरा जो फ्रेम है वो ऊपर से ठंडा हो सके। आगे हमारे पास यहाँ पे एक बॉल बेयरिंग है, जो कि बॉल बेयरिंग मेन जो आउटर फ्रेम के साथ अटैच रहती है, ताकि हमारा जो शाफ्ट है उसे घूमने में कोई दिक्कत नहीं आए, कोई फ्रिक्शन पैदा ना हो, और ये इसी के काम आती है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो रोटर होता है, वो रोटर भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। और आगे की जो चीजें हैं मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, तो उस चीज के लिए आप लगातार जो है हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करते रहें। थैंक यू।